नए वीडियो में और जिसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। जैसा कि हमेशा हम डेली की तरह आपको एक नए वीडियो में मिलते हैं और सभी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इतनी गुजारिश करेंगे कि आपसे अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो ऐसी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही स्पीड से क्लास चलाएंगे क्योंकि थोड़ा सा आज लेट है। तो हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे और हमारा पहला प्रश्न जो रहेगा वो है कि भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ। यानी जब भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर जो युद्ध हुआ था वो कितनी बार हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 बार युद्ध हुआ है। जो 3 बार युद्ध हुआ है तो सबसे पहले देखें तो 26 अक्टूबर 1947 से जब प्रारंभ हुआ और 1948 में समाप्त हुआ था पहला युद्ध। दूसरा युद्ध अगर हम देखें तो अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध हुआ था 22/9/1965 को युद्ध समाप्त हुआ। और तीसरा युद्ध जम्मू कश्मीर को लेकर कारगिल का युद्ध पाकिस्तान के जिहादी और भारत के बीच हुआ था। यानी 1947 से शुरू हुआ, 1947 से शुरू हुआ, 48 में समाप्त हुआ, फिर 1965 में हुआ अप्रैल में और 22/9/1965 तक चला। उसके बाद तृतीय युद्ध जम्मू कश्मीर को लेकर कारगिल युद्ध में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हुआ और जो कि यानी 3 बार युद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के समय जब 1 बजा हो, ध्यान रखें जब ग्रीनविच में दोपहर के समय 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का मानक समय क्या होगा। तो शाम के 6:30 बजे होंगे उस टाइम पे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि शाम को 6:30 बजे क्यों बजे होंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी समझाया था कि जैसे ये हमारी एक मानक समय रेखा है, तो अगर हम इसके पश्चिम की ओर चलेंगे, ध्यान रखें पश्चिम की ओर चलेंगे तो प्लस में चलेंगे और पूर्व की ओर चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। जबकि एक अंश बराबर 4 मिनट होता है और एक देशांतर घूम जाती है। जब हम 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है और ग्रीन विच पर दोपहर के जब 12 बजते हैं तब ग्रीन विच से पूर्व 15 अंश देशांतर तक घंटा आगे होता है। 82/1/2 पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। तो ग्रीनविच पर दोपहर के जब 1 बजे हो तो भारत का मानक समय 6.5 घंटे आगे होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो हमारी कौन सी मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 180 अंश। 180 अंश देशांतर जो है इसको अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लाइन के नाम से भी जानते हैं। अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी देशों ने सर्वसम्मत से 0 डिग्री देशांतर को प्रधान माध्यान रखा 180 देशांतर की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा जो है 3 बार मुड़ी हुई है। स्थलीय भाग के कारण यह हमेशा जल भाग से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी रहेगा क्योंकि ये देखा होगा अधिकांशतः। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हमारा कौन सा है, बुध ग्रह है। कौन सा, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। यानी सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध को मानते हैं और सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण दीर्घ वृत्ताकार पथों पर करते हैं जिन्हें हम कक्षा भी कहते हैं। जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की जब दूरी बढ़ती है
तो वैसे वैसे उसके परिक्रमण का समय भी बढ़ने लगता है। बुध सूर्य के सबसे निकट है, अतः सूर्य का चक्कर लगाने में बुध को कितना समय लगता है? 88 दिन का समय लगता है। और बुध सूर्य के सबसे अधिक निकट होने के कारण उसे सूर्य से सबसे अधिक गर्मी मिलती है, जबकि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। यानी अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, और बुध के बाद शुक्र का सबसे गर्म बुध के बाद शुक्र यह ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है, इसको हम एक लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? तो नाविक के लिए जो नाविक होते हैं उनके लिए मार्केटिव प्रक्षेप की जरूरत होती है। मार्केटिव प्रक्षेप यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्केटिव प्रक्षेप पर क्या मतलब होता है कि इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पर एक खींची गई प्रत्येक सरल रेखा एक अक्षांश रेखा को निश्चित कोण पर काटती है। इसी प्रकार कोई भी सरल रेखा देशांतर रेखाओं को एक निश्चित कोण पर काटती है। अतः ऐसी सीधी रेखा जो मार्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलती है, नौ संचालन में मार्केटिंग प्रक्षेपण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हमारा? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करें तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इसके पहले मैंने बताया था सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वह ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है, यानी सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। इसे हम गुरु नाम से भी जानते हैं। इसका द्रव्यमान देखें तो सूर्य मंडल के कुल ग्रहों का 71% एवं आयतन 1.5 गुना है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम भी पाया जाता है। इसके बाद देखें कि इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम भी पाया जाता है। बृहस्पति के बाद शनि, पृथ्वी तथा मंगल सबसे छोटा बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की नीहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? पृथ्वी की उत्पत्ति की नीहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वो लाप्लास ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। लाप्लास जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न परिकल्पना जो विभिन्न भूगोलविदों ने अलग अलग दी हुई हैं। लाप्लास व रॉस ने नीहारिका परिकल्पना यानी डॉक्टर वॉन बॉच शंकर ने नीहारिका मेघ परिकल्पना कांड से, गैसीय परिकल्पना होयल ने सुपरनोवा परिकल्पना तथा मोल्टन द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना की गई है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? कांट ने, यानी इसका बहुत ही ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना का प्रतिपादन किया था वो एक तारक परिकल्पना के का प्रतिपादन किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नवता परिकल्पना प्रोफेसर होयल तथा लिटिल ने की थी। उच्छल तारा परिकल्पना की अगर बात करें तो वो कास्ते द बफन द्वारा, और ज्वारी परिकल्पना जेम्स जीन्स द्वारा, और निहारिका लाप्लास व रॉस द्वारा, बायोप्स राशि परिकल्पना और इमैनुअल कांट द्वारा की गई थी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में हम क्या कहते हैं? समोच्च रेखाओं को हम आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम आइसोहेप्से। क्या कहते हैं? आइसोहेप्से। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। आंग्ल भाषा में समोच्च रेखाओं को हम आइसोहेप्से के नाम से जानते हैं। समोच्च रेखा समुद्र तल से धरातल की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ है। आइसोलाइन समलवता रेखा, आइसोहाइड समवर्षा रेखा, आइसोथर्म समता रेखा है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी की अपने कक्ष से सूर्य से निकटतम दूरी की अगर हम बात करें तो निकटतम दूरी को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? पेरिहीलियन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। जिसकी निकटतम परंत जो है वो 147 किलोमीटर मिलियन है। इसको हम उपसौर के नाम से भी जानते हैं। और यह स्थिति जो है 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:5000 मापने वाले स्थलाकृतिक मानचित्रों में कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है पीला रंग। यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के रेखा मानचित्रों में अंतरराष्ट्रीय मान्यता के अनुसार निर्धारित रंग का प्रयोग किया जाता है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो यह गहरे भूरे रंग से है, पठारी भाग को हल्के भूरे रंग से तथा मैदानी भाग को पीले रंग से दिखलाते हैं। पीले रंग से दिखलाते हैं। घास के मैदानों के लिए पीले रंग तथा वनों के लिए हरे रंगों का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? प्रश्न बनता है कि जो विस्फोटक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवायन। क्या होता है? हवायन जो है वो एक विस्फोटक नहीं होता, क्योंकि हवाई तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोटक बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण गैस की तीव्रता में कमी का होना तथा लावा का पतला होना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट तथा सेकंड को सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर चुनना है। जैसे अगर हम बात करें स्थल रूप, यह प्रक्रिया है। तो इसमें हम देखें
जैसे निक पॉइंट है, तो निक पॉइंट कास्ट, ये सही है। ये घोल रंध्र जो है पुनर्युग्मन से बनता है। अधिकेंद्र जो है भूकंप में बनता है। और डी का थर्ड यानी जलोढ़ पंख जो है वो नदी में बनता है। अगर इसके अनुसार देखें तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। यानी जो दक्षिणी भारत का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है। तो दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है अनाईमुदी। क्या है? अनाईमुदी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। यह जो है वो दक्षिण की ओर मालाबार के बाद नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट में मिलते हैं, जहां अनाईमुदी की ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर तथा डोडा बेटा की ऊंचाई 2670 मीटर है। पश्चिमी घाट, जिन्हें हम सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं, महाबलेश्वर महाराष्ट्र की ऊंचाई 1438 मीटर है। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पासर्व 1.501 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति की चतुष्फलक सिद्धांत से कौन सा संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में पहला हमारा करेक्ट है लोथियन ग्रीन। यानी महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक जो सिद्धांत है उससे कौन संबंधित है, वो है लोथियन ग्रीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट। अब आ जाओ स्टैलिक्टाइट या स्थलाकृति, यानी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैलिक्टाइट एक स्थलाकृति है तो वो किस प्रकार की स्थलाकृति है, ये पूछा जा रहा। तो वो है काष्ठ भूदृश्य की। किसकी है? काष्ठ भूदृश्य की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट है। स्टेलिक्टाइट एक काष्ठ भूदृश्य की स्थलाकृति जो कि चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं को सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूपों में स्पीलियोथेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीलियोथेम के नाम से जानते हैं। इसमें सर्व प्रमुख संगठक कैल्साइट होता है। कंदरा के फर्श के ऊपर बढ़ते ड्रिप स्टोन के स्तंभ को स्टेलिक्टाइट तथा कंदरा की छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिप ड्रिप स्टोन को स्टेलिपाइट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। यानी कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। तो वो हमारी नदी है नर्मदा नदी। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से संबंधित है। जो कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? एक अमरकंटक यानी मध्य प्रदेश की पहाड़ी से निकलती है, जो कि 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलकर विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है। जबलपुर के नीचे जो भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों और कपिलधारा धुआंधार प्रपात का दृश्य बड़ा मनोहर है। यह नर्मदा के प्रवाह के कारण ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित है। यानी जो शीतोष्ण चक्रवात है वो किसके द्वारा अभिलक्षित है। तो इसका हम देखें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यानी जो बताग्र है वो अभिलक्षित है, जो कि एक विभिन्न तापमान तथा घनत्व वाली वायु राशियों के अभिसरण से शीतोष्ण चक्रवात वाताग्रजन होता है। या पीटरसन ने इसे उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, अद्य वाताग्र तथा स्थायी वाताग्र विभाजित किया है। शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों में इन वाताग्रों के विकास संभव हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसको एल्बिडो उच्चतम है? किसका एल्बिडो जो है वो उच्चतम है? तो एल्बिडो जो है क्या होता है? किसी भी सतह को जब प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा एवं उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। बर्फ की सतह से एल्बिडो सबसे अधिक होता है। यानी अगर हम इसके अनुसार देखें तो जो गलनशील हिमालय हिम है उसका हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वो किस लिए मापा जाता है? तो वो मापा जाता है पवन की गति के लिए। एनीमोमीटर का जो प्रयोग होता है वो पवन की गति के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पवन की गति को एनोमीटर से मापा जाए, इसका तापक्रम निर्धारित ऊष्मा के रूप में कैलोरी मीटर से होती है। तापक्रम वायुदाब लेखी यंत्र से वायुमंडल दाब अभिलेख किया जाता है। यह फेदोमीटर की से समुद्र की गहराई मापी जाती है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग देखते हैं, तब तक के लिए हम विराम लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।